हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी आपका क्लास 8, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। और एक चैप्टर आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, महिलाएं, जाति एवं सुधार। यानी कि आज का जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये क्लास देखना और इसे समझना आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे जाति की स्थिति के बारे में, और इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं जो और भी समस्याएं हैं हमारे समाज में, इसके बारे में। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एज ए स्टूडेंट भी और एक जागरूक इंसान होने के नाते भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यानी कि क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के टाइम में लड़कियों की स्थिति क्या थी? क्या वो पढ़ना मतलब जानती थी? क्या उन्हें पढ़ने का परमिशन था? अगर आप आज देखें तो आज लड़कियों को लगभग वो सारे अधिकार हैं जो कि मोस्टली होने चाहिए, जैसे पढ़ने का अधिकार, जैसे शादी अपने हिसाब से करने का अधिकार, जैसे शादी ज़्यादा मतलब कम उम्र में ना हो, इस तरह का अधिकार। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आज वो अपने हिसाब से पढ़ सकते, अपने हिसाब से जॉब भी चूज़ कर सकती हैं और कर भी सकती हैं। उन्हें इस तरह की कोई फाउंडेशन आज देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन आज से पहले, यानी कि अगर बात करेंगे प्राचीन आपका जो इतिहास है इसमें, और खास करके आपका मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, यहाँ पर भी स्थिति थोड़ी खराब रही। हालांकि एंशियंट में बहुत स्थिति खराब नहीं है, धीरे धीरे खराब हुई है। आपने देखा था कि वैदिक काल तक स्थिति बहुत अच्छी है महिलाओं की। उत्तर वैदिक काल से स्थिति खराब होती चली गई और आधुनिक भारत आते आते तो स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ना तो उन्हें पढ़ने का अधिकार रहा, ना तो उन्हें समाज में किसी भी समारोह या सम्मेलन में इस तरह से मतलब भाग लेने का अधिकार रहा। पर्दा प्रथा का बड़े पैमाने पर प्रचलन हो गया, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन हो गया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया। वो किसी भी तरह के फैसले अपने नहीं ले सकती, उन्हें पूरी तरह से पुरुषों के अधीन कर दिया गया। यानी कि एक महिला का कोई अपनी इच्छा नहीं होती थी, कोई उसका राय नहीं लेना जरूरी नहीं समझता था, कोई भी वो अपने जीवन से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। यानी कि महिलाओं की जो जिंदगी है वो पूरी तरह से पुरुषों के ऊपर निर्भर हो चुकी है और ये जो मतलब स्थिति है काफ़ी भयावह हो चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी किसी भी तरह के महत्वपूर्ण जो अधिकार होते हैं वो नहीं दिए गए हैं, वो सारे छीन लिए गए हैं। आगे कह रहा है कि यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती थी। पहले के टाइम में विधवा शादी कर सकती थी, आज भी देखिए कर सकती है। लेकिन 20 के टाइम में, यानी कि एंशियंट के बाद जो मिडिवल काल आता है और आपका शुरुआती जो मॉडर्न काल है, यहाँ पे विधवाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। वो शादी भी नहीं कर सकती और मोस्टली आपने सुना ही होगा सती प्रथा, जिसमें वो पति की मृत्यु पर उनके चिता के साथ ही जल जाया करती थी। अगर वो जलने से मना कर देती थी या इनकार कर देती थी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुखद जीवन व्यतीत करना होता था। तो काफ़ी समस्या वाली ज़िंदगी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कह रहा है कि आज वो दोबारा शादी कर सकती हैं अगर विधवा हो गई हैं तो। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। कह रहा कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तरह वोट डाल सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, दोबारा शादी कर सकती हैं। हालांकि आप आज देखेंगे कि लगभग सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं, लेकिन मैक्सिमम अधिकारों का जो उपभोग है वो महिलाओं के द्वारा वर्तमान में किया जाता है। आगे कह रहा है गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। परंतु बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। लेकिन अगर बात करें आज के टाइम पीरियड में, मतलब जो आज का समय है इसका और जो आपका बीता हुआ समय उसके बारे में, तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और आप देखेंगे कि वहाँ पे इन्हें बहुत ही कम मौके मिलते थे इस तरह की पढ़ाई वगैरह करने का और अपनी इच्छा अनुसार पति को चुनने का। आगे कह रहा है 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। 200 साल पहले, यानी कि अगर आप बात करेंगे तो आपका 1600, 1700, 1800 का जो टाइम पीरियड है,
इस समय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है महिलाओं की। वही कह रहा आज से 200 साल पहले हालात बहुत ही भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुल भागों में विधवाओं से, यानी कि जो देश के आपके कुछ भाग हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जल जाएं। देखिए आज से 200 साल पहले की स्थिति बताई जा रही है कि महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और जब वो विधवा हो जाती हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनके पति की मृत्यु के बाद वो चिता में ही जल जाएं, चिता के साथ अपने पति के जल जाएं, जिसको कहा जाता है सती प्रथा। तो ये कह रहा है कि जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। यानी कि अगर वो स्वतः से पति के साथ जलने के लिए तैयार हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उन्हें जबरन भी इन चिताओं में जिंदा झोंक दिया जाता था और उन्हें जला करके मार दिया जाता था। और इस प्रथा को बहुत ही महिमा मंडित किया जाता था कि वो जो स्त्री हैं वो अपने पति के साथ सती हो गई। ऐसे महिलाओं को अच्छा माना जाता था जो अपने पति के साथ सती हो जाया करती थी। और जो महिलाएं किसी भी तरह से अपने आप को सती होने से बचा लेती थी उन्हें समाज में बहुत ही निंदनीय दृष्टिकोण से देखा जाता था। उनकी जो स्थिति होती थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती थी। उन्हें इंसानों की तरह रहने का अधिकार ही नहीं था। सती प्रथा का अर्थ ही सदाचारी महिला था। यानी कि सती का मतलब क्या होता है, सदाचारी महिला, यानी कि वो महिला जो अपने पति के साथ सती हो जाए वो सदाचारी है, और अगर ऐसा नहीं करे तो उसे सदाचारी नहीं माना जाता था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। यानी कि महिलाओं का पढ़ाई से संबंधित जो अधिकार है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है। और दिमाग में लोगों की इतनी गंदी धारणा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं को जो है पढ़ने का अधिकार दे दिया जाएगा तो वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। ऐसी सोच है लोगों की कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। उनका जो किस्मत है वो ज़्यादा खराब होगा, या कहीं एक तरीके से कि वो कैरेक्टर रूप से भी अच्छी नहीं रहेंगी। ऐसी बहुत सारी सोच लोगों के दिमाग में है। महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो चुकी है लोगों की मानसिकता। आज से 200 साल पहले महिलाओं को लेकर के लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। समाज में सिर्फ इस बात का ही फर्क नहीं है कि कौन महिला है कौन पुरुष है, पुरुष को सारे अधिकार होंगे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा। ये तो दो जेंडर के बीच की बात है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा असमानता दिख रही है कि पुरुष बहुत सारी शादियाँ कर सकते हैं, वो दोबारा शादियाँ कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, उन्हें संपत्ति में अधिकार होगा, उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार होगा। वहीं दूसरी तरफ महिला को जो है सती होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, विधवा पुनर्विवाह नहीं किया जा रहा है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, पर्दा प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं का सामना करें तो दो जेंडर में इतनी ज़्यादा असमानता है। सिर्फ यही नहीं, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी असमानता है। जैसे 4 वर्णों की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, तो यहाँ पे शूद्रों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। आज से 200 साल पहले जैसे महिलाओं की स्थिति है कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं। सेम ऐसे ही जो आपके शूद्र वर्ण के लोग हैं इनसे भी सारे अधिकार छीन लिए गए हैं ऊपर के वर्णों के द्वारा, और इन्हें कोई अधिकार नहीं है। ये चीज़ें देख लीजिए, आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। उनके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़े जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पे ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी कि ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। यानी कि एक तो आपके क्षत्रिय हैं और आपका ब्राह्मण है,
तीसरा आपका वैश्य, चौथा शूद्र है। शूद्रों की स्थिति तो खराब है ही, लेकिन ये ऊपर के जो 4 वर्ण हैं इन लोगों से काम करवाते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं, इन्हें तो मौका देते हैं। जैसे नाई बाल काटने का काम करेगा, जो धोबी होंगे इनके कपड़े धुलाई करने का काम करेंगे, अन्य जो लोहार हैं, कुम्हार हैं, इनके लिए हथियार औजार बर्तन बनाएंगे। लेकिन जो इनके बाद जो आते हैं, जिनको मतलब शहर के सफाई का काम दिया गया है, डेड बॉडीज जलाने का काम दिया गया है, इस तरह के जो बहुत ही छोटे किस्म के काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये जो बड़े वर्ग वाले लोग हैं इनके संपर्क में आना भी अशुद्ध मानते हैं, अछूत मानते हैं। ऐसे लोगों की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। ऐसे लोग जो है शहरों में प्रवेश नहीं कर सकते, उन सामान्य रास्तों का यूज नहीं कर सकते। अगर ये शहरों में आते हैं तो इन्हें डंडे से आवाज करते हुए आना पड़ता था, ताकि लोग अपने मतलब जो रास्ते हैं वो खाली कर दे और इन लोगों की परछाई भी लोगों के ऊपर ना पड़े, नहीं तो इससे लोग अछूत हो जाते थे या एक तरीके से कि अशुद्ध हो जाते थे। तो ये देख लीजिए, शूद्रों से भी ज्यादा खराब स्थिति किसकी है? अछूत की है, जिन्हें अछूत माना जाता है। इन लोगों को मंदिर प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने व ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जा का मनुष्य माना जाता था। ऐसे लोगों को निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग ना तो इनके घाट का यूज कर सकते, ना कुएं का यूज कर सकते, ना मंदिर में जा सकते, ना इनके लिए यूज होने वाले रास्ते का यूज कर सकते। यानी कि इनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब है। इनको समाज से पूरी तरह से बहिष्कृत रखा जाता था, जिसे कहा गया है अछूत। 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें ऐसा कैसे हुआ। जब आपका 19वीं सदी है और 20वीं सदी में बहुत सारे नियम कानून लाए गए, बहुत सारी चीजें बदलने का प्रयास किया गया। आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ, कैसे बदलाव लाए गए, कौन कौन से कानून लाए गए, कैसे काम किया गया इन सारी चीजों को दूर करने के लिए। जिसमें आप देखेंगे परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। यानी कि जैसे 19वीं सदी शुरू होती है वैसे वैसे लोग जो है धीरे धीरे करके ऐसी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं, डिस्कशन करने लगते हैं और आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। ये चीज याद रखिएगा। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छापी जा रही थी। यानी कि इसके लिए एक कारण ये भी है कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ऐसे बहुत सारी चीजें छापी जा रही है जो पढ़े लिखे समझदार लोगों के द्वारा छापी जा रही हैं। और निश्चित ही अगर वो पढ़े लिखे हैं और समझदार है, सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, समझदार होना चाहिए। अगर वो समझदार है और अच्छा सोच है, उनकी जो दृष्टिकोण है वो अच्छी है, तो निश्चित ही वो ऐसी चीजों की बुराई करेंगे, ऐसी चीजों के बारे में अच्छी बातें लिखेंगे, ताकि जो लोगों का दिमाग है वो थोड़ा कन्वर्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें भी शुरू हो गई हैं, जिसके द्वारा आवाज उठाई जा रही है, गलत चीजों का विरोध किया जा रहा है, अच्छी चीजों को प्रकाशित किया जा रहा है। ये चीजें ना केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में थी जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आप लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते हैं, जिनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो पत्रिकाएं हैं ये काफ़ी सस्ती होती थी, तो ज़्यादातर लोगों की पहुंच में भी होती थी और ये बड़े आसानी से लोगों तक पहुंच जाती थी और ये काफ़ी मात्रा में हुआ करती थी। तो मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको पढ़ते थे, इनको पढ़ने के बाद इनको समझने का प्रयास करते थे। तो इससे लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है ये आया, लोगों की सोच जो है धीरे धीरे बदली और उन्होंने परिवर्तन की इस नई लहर को एक्सेप्ट करने का प्रयास किया। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है अब गलत चीज़ों का विरोध करने लगे और सही चीज़ों के जो पक्ष हैं ये इनके पक्ष में आने लगे थे। नए शहरों में क्या हुआ? नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ सकती थी। यानी कि ऐसी चीजों पर शहरों में चर्चाएं हो रही हैं, कभी कभी महिलाएं भी भाग लेती हैं। मोस्टली ये चर्चाएं पुरुष ही कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। यानी कि इस तरह की जो बहस है वो कौन करेंगे? जो भारतीय सुधारक हैं और जो सुधार करने वाले लोग हैं, जो संगठन हैं, उनके द्वारा ये चर्चाएं आयोजित की जाती है, जहाँ पे वाद विवाद होता है, बहस होती है। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इनके जीवन का कार्यकाल है, 72 से 33। इसी तरह के एक सुधारक थे, उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की ब्रह्मो
सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, यानी कि ब्रह्म सभा के नाम से इन्होंने एक सुधारवादी संगठन बनाया है, नाम है राजा राम मोहन राय, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की स्थापना आप सभी को पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने ही किया है, 1828 में इन्होंने किया था और 29 में इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये शुरुआती दौर के काफी प्रखर मतलब जो है वक्ता हैं, काफी विद्वान व्यक्ति हैं। गलत चीजों का इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के विरोध किया है और इन्हीं के अथक प्रयासों का परिणाम रहा कि सती प्रथा भारत में बैन कर दिया गया। तो निश्चित ही इन्होंने कितना मेहनत किया होगा इसके लिए, कितने बहिष्कार सही होंगे। जब इन्होंने इस बात का विरोध किया कि महिलाओं को नहीं जलाया जाएगा तो लोगों को लगा कि ये धर्म के खिलाफ जा रहे हैं और समाज ने इनको धर्म से बहिष्कृत कर दिया था। इनकी माँ तक ने इनका साथ छोड़ दिया था, सभी को लग रहा था कि ये गलत कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहीं लोगों के ताने, लोगों की बोलियां, लोगों का बहिष्कार, लोगों की मतलब जो है बातें सुननी पड़ी थी, लेकिन फिर भी ये अपनी जिद पर अड़े रहे और इन्होंने हर गलत चीज़ों का विरोध किया जो उस समय सोसाइटी में व्याप्त थी, जैसे बाल विवाह को मतलब जो है रोकना, विधवा पुनर्विवाह को लागू करना, महिलाओं को शिक्षित करना और साथ ही सती प्रथा को रोकना। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने अथक प्रयास किया और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा बैन हो पाई थी। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने भी ऐसे किया है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। इन्हें लगता है कि अब परिवर्तन आना चाहिए, जो अन्यायपूर्ण तौर तरीके हैं उसको समाप्त होना चाहिए। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाएं और उन्हें लग रहा है कि अगर हमें ये गलत चीज़ों को दूर करना है तो लोगों को मेंटली इसके लिए तैयार करना होगा, उन्हें समझाना होगा कि उन्हें पुराने तौर तरीके और गलत चीज़ों को छोड़ना है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और परिवर्तन लाना। चूँकि जो ये गलतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो मतलब अच्छा नहीं है मानव के लिए, ऐसी चीज़ों को दूर करना ही होगा और इसके लिए मानव का जो दिमाग है सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना होगा, उसको समझाना होगा कि ये सही है या नहीं है। आगे कह रहा है राजा राम मोहन राय में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। जो राजा राम मोहन राय हैं ये देश में चाहते हैं कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हो, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर है। इसके अलावा और क्या चाहते हैं, ये ज्यादातर स्वतंत्रता और समानता की बात करते हैं कि जो महिला हैं इनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इनके जो अधिकार छीन लिए गए हैं, इनको जो पूरी तरह से कैद कर दिया गया है घरों में, इनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और समानता मिलनी चाहिए, यानी कि पुरुषों के समान इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता पर बहुत ज्यादा जोर देने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने का इजाजत नहीं दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने लिखा कि किस तरह महिलाओं को घर में बंद कर दिया जाता था, उनकी जिंदगी घर और किचन में ही सिमेट दी जाती थी, उन्हें बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया जाता था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें अपने जीवन के बारे में जानने का अधिकार नहीं है, कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, किसी भी तरह का कोई इजाजत महिलाओं को नहीं है। ये किसने लिखा है, राजा राम मोहन राय ने लिखा है। आप देख रहे हैं यहाँ से 200 साल पहले जो महिला हैं उनकी स्थिति समाज में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश भी किया उन्होंने। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी, यानी कि राजा राम मोहन राय के सामने ही उनकी भाभी को जब जला दिया गया तो ये दृश्य उनको और भी ज्यादा प्रभावित कर दिया। हालांकि पहले से चाहते थे सती प्रथा रुके, लेकिन अपनी ही भाभी को जब इन्होंने जलते हुए देखा तो इनका मन और भी ज्यादा द्रवित हो उठा और उन्हें लगा कि ये जो कुप्रथा है ये रुकना चाहिए, जो महिलाओं के लिए एक तरीके से और भी बड़ा दर्द का कारण बनता है, जहाँ पे उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में शादी होती थी और बहुत ही कम उम्र में वो विधवा हो जाया करती थी, यानी कि जीवन जीने के पहले ही उनसे जबरदस्ती उनका जीवन छीन लिया जाता था और बहुत कम उम्र के में ही उनको जबरदस्ती आग में झोंक दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था और ये काफी भयावह स्थिति होती थी। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे।
इन्हें बहुत सारी यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, फारसी, संस्कृत, साथ ही विदेशी भाषाओं के ज्ञाता हैं। इन्होंने बहुत सारे अखबार, बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित किए जो अलग अलग भाषाओं में होते थे, जैसे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, इनके द्वारा ही प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। मिरातुल अखबार इन्होंने फारसी में किया है और आपका संवाद कौमुदी संस्कृत में किया है। आगे कह रहा है कि अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। उन्होंने यह मतलब जो है दिखाने का प्रयास किया कि आप जिस ग्रंथ का, जिस धर्म का हवाला देके महिलाओं को जला रहे हैं, आप हमें बताइए कि हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाना चाहिए। उन्होंने उसी ग्रंथ को आधार बनाया जिसको आधार बना करके महिलाओं को जलाए जाने की प्रथा शुरू हुई थी। उन्होंने उसी को आधार बनाया और कहा कि मुझे दिखाइए कि कौन से श्लोक में लिखा है या कौन सी किताब की कौन से लाइन में लिखा है कि महिलाओं को जिंदा जलाना चाहिए। तो ये देखिए जहाँ से समस्या उपजी है ये वहीं से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। यानी कि उस समय तक स्थिति ऐसी है कि अंग्रेजों को भी लग रहा है कि भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो कि ठीक नहीं है। वो भी चाहते हैं कि ये प्रथाएं दूर हो और राजा राम मोहन राय चूंकि इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और अंग्रेजों को कह रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को समाप्त कीजिए, और वो राजा राम मोहन राय की बात मानने के लिए मजबूर भी है बिकॉज राजा राम मोहन राय है वो एक विद्वान व्यक्ति है और एक विद्वान व्यक्ति मोस्टली अच्छी बातें ही कहता है, वो गलत नहीं कहता। तो अंग्रेजों को खुद भी लग रहा है, दूसरा राजा राम मोहन राय जैसा विद्वान व्यक्ति भी इन सारी चीज़ों का विरोध कर रहा है, तो अंग्रेजों को लग रहा है कि हाँ बिल्कुल अब इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। आगे है क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ये देखिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया, 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नियम 17 के तहत ये समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से नियम के तहत समाप्त किया गया सती प्रथा, तो नियम 17 के तहत 1829 में जो सती प्रथा है इसको बैन कर दिया। किसने किया है? विलियम बेंटिक ने किया था। गवर्नर जनरल उस समय विलियम बेंटिक थे जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सबसे पहले कहाँ बैन किया गया? तो बंगाल के क्षेत्र में सबसे पहले सती प्रथा को बैन किया गया था। धीरे धीरे करके भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रथा को बैन करने का काम किया गया। आगे देखिए, राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक व वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हैं। यानी कि जो राजा राम मोहन राय हैं ये जब भी किसी कुप्रथा का विरोध करना चाहते हैं, जैसे कि लड़कियों की कम उम्र में शादी ना हो, तो इसके लिए वो ढूंढते थे श्लोक इन ग्रंथों में कि कहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो महिलाओं के लिए अच्छी हों, और फिर जब भी कोई उनको रोकता था या उनके ऊपर उंगली उठाता था तो ये उन्हीं श्लोकों का हवाला दे देते थे कि देखिए इस ग्रंथ के इस श्लोक में लिखा है कि ये सही है और ये सही नहीं है। और ये तरीके बाद के सुधारकों ने भी अपनाए, क्योंकि लोग ऐसे विश्वास नहीं करेंगे जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ें उनके ही धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्योंकि उसी धार्मिक ग्रंथ का हवाला दे के समाज में ये बुराइयाँ आई हैं, तो इन बुराइयों को दूर करना है तो उसी ग्रंथ से ही इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। जैसे आपने मूवी देखा होगा ओ माय गॉड, उसमें आपने देखा होगा कि जो परेश रावल हैं उन्होंने भी ऐसे ग्रंथों से उन श्लोकों को इकट्ठा किया था जिसके द्वारा वो ये साबित कर सके कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। ये तरीके राजा राम मोहन राय ने अपनाए थे। तो देखिए इन्होंने ऐसी चीज़ें भी अपनाई। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है, यानी कि पहले ये ऐसी चीज़ें नहीं थी, ये वर्तमान में आई हैं तो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो इनकी इजाज़त नहीं देती, इसलिए हमें इनको जो है समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ भी देखिए आप एक बहुत ही खतरनाक आप देख सकते हैं अनुष्ठान है जो हमारे यहाँ भारतीयों के द्वारा किया जाता है, साउथ में खास करके। यहाँ पे देखिए भक्तों के द्वारा अपने ही शरीर का जो मतलब स्किन है उसमें ये लोग एक बहुत ही नुकीला सा हुक जैसी संरचना को फंसा करके और लटक जाया करते थे। ये भी देखिए एक भक्ति का एक तरीका जो काफ़ी खतरनाक टाइप का है। आपके इसका दृश्य देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। ऐसी चीज़ें भी हमारे देश में व्याप्त रही हैं जो काफ़ी दुखद है कि लोग इतना ज़्यादा अंधविश्वासी हैं कि वो कुछ भी कर जाते हैं।
कुंडों पर झूलने का त्योहार, ये देखिए एक त्योहार है जिसमें लोग अपने शरीर में कीलियां लगा के झूल जाया करते हैं। कह रहा है इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में, खाल मतलब स्किन, चमड़ा, कुंड भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों को, अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इन त्योहारों में की खास तौर से आलोचना की गई। अंग्रेजों ने इन सारे त्योहारों का जो खास करके आलोचना किया कि ये बर्बर हैं, असभ्य हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ त्योहार व्याप्त थे, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ अनुष्ठान व्याप्त थे जो अपने आप में वाकई में बर्बर थे। अंग्रेज इसीलिए भारतीयों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बर्बर कहा करते थे और उसको रोकने का प्रयास करते थे। जैसे नर बलि रोकना, यानी कि इंसानों की बलि जो देते थे अंधविश्वास की वजह से, इसको रोकना। जो बच्चों का मतलब लड़कियों की जो हत्या कर दिया जाता था, बाल मतलब जो है हत्या, उसको रोकना। देखिए इस तरह के बहुत सारे अनुष्ठान होते थे जहाँ खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं लोग और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाया करती थी। तो ये सारी चीज़ों को अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ों को रोका है भारतीयों के कहने पर। पहले हम उन्हें लड़कियों में कह रहा है पहले उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते। किसे बांध देते हैं, चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचना के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण देखिए। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे पर्चे लिखे हैं जिसमें उन्होंने गलत चीज़ों का विरोध किया, अच्छी चीज़ों का समर्थन किया और उन दोनों के बीच बहस वाली बातें लिखी गई हैं। जिसमें से एक पर्चा आपके सामने है, एक है सती प्रथा के समर्थक। सती प्रथा के समर्थक क्या कहते हैं? औरतें कुदरती रूप से कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें से बहुत सारी दुख ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है। परंतु उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों से कसकर बांध देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सती प्रथा के समर्थक हैं उनका सोच देखिए कितना छोटा है। कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं ये कुदरती रूप से कम समझदार होती हैं और कह रहे हैं कि इनके अंदर संकल्प की भी कमी होती है। इसके अलावा कह रहे हैं कि इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, महिलाएं भरोसे की योग्य नहीं होती। यहाँ तक कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारी खुद ही पति के साथ जल जाना चाहती हैं और उनके साथ जल जाने की कामना करती हैं उनकी मृत्यु के बाद, परंतु वे कहीं ऐसा ना हो कि जलने की कामना तो कर रही हैं लेकिन जब आग जलना हो तो उठ के भागना शुरू कर दे चिता से। इसलिए ये क्या करते थे, इसलिए हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते थे। यानी कि इसलिए ये लोग क्या करते कि कहीं वो उठ के भाग ना जाएं, उनको चिता की लकड़ियों से इतना कस के बांध दिया जाता था कि अगर वो भागना चाहें भी तो भाग नहीं सकती थी और वहाँ पे मतलब जो है जल जल के मर जाया करती थी। और विदेशी उस समय जो यात्री आए हैं उन लोगों ने इसका बहुत ही मतलब जो है भयानक दृश्य का वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि जो महिला है अगर वो नहीं सती होना चाहती थी तो उन्हें ऐसे पेय पदार्थ पिला दिए जाते थे जिससे वो बेहोश हो जाए या नशे में आ जाए और वो चिल्ला ना पाए और वो भाग ना पाए। और उनको जबरन, जब वो जलना नहीं चाहती थी, उनको जबरन ले जा करके चिता पर ऐसी चीज़ें पिला करके रख दी जाती थी और देखिए उनको बांध भी दिया जाता था। और अगर वो बहुत मतलब वहाँ से भागने की कोशिश भी करती थी किसी तरह तो उनको पकड़ करके दोबारा से आग में झोंक दिया जाता था और जितनी बार भागते उनको उतनी बार उठा उठा के उसी चिता में झोंक दिया जाता था जब तक वो जल के मर नहीं जाती थी, तब तक इस प्रोसेस को अपनाया जाता था। और जब वो जलते हुए चिल्लाती थी, चीखती थी बचाने के लिए मतलब जब विलाप करती थी तो उस समय तेजी से ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उनकी जो चिल्लाने की आवाज़ है वो उन्हीं नगाड़ों के बीच में दब जाए। आप सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है, सोचकर भी मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी बर्बरता से इन सारी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। और जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनकी सोच भी देखिए कितनी गंदी है। कह रहे हैं कि वो कम समझदार होती, उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती, वो विश्वास की योग्य नहीं होती, ये ऐसा इनका सोचना है। अब देखिए जो विरोध करते हैं उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा है, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया।
ये कह रहे हैं कि आपने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका ही कब दिया। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है। कह रहे फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं है। जब आपने मौका ही नहीं दिया तो आपने कैसे ये सिद्ध कर दिया कि उनके अंदर समझ नहीं है। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जब महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उनको समझने बुझने का मौका ही नहीं दिया गया, अगर आप ये मौका देते और कोई ना समझता, ना पढ़ता, ना कर पाता तो आप कहते कि वो कमतर है। आपने ऐसा कोई मौका दिया ही नहीं और आप कह रहे हैं कि महिलाएं अक्षम हैं, वो पुरुषों की अपेक्षा जो है अक्षम है, कमतर है। तो ये आपकी सोच है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात इन्होंने देखिए पलटवार में दिया है। तो ऐसी चीजें लोगों के दिमाग को खोलने के लिए उस समय लिखी जाती थी हमारे यहाँ के महापुरुषों के द्वारा, कि ताकि लोगों के दिमाग में सारी चीजें घुसे कि वाकई में सही बातें हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का जो मार्टिन लूथर है ये कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या किया है, प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया है। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया, यानी कि अंग्रेजों ने इनकी बात को मान भी लिया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू कर दिया। ये क्वेश्चन आता है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसने लागू किया था, तो कैनिंग ने। उस समय जो गवर्नर जनरल है वो कैनिंग है। ये भी याद है किसके प्रयास से ये लागू हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। कब हुआ है, 1856 में। ये सारी घटनाएं याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यासागर मतलब मान लिया या कर दिया, जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी बहिष्कार किया गया। समाज के द्वारा, उनके अपनों के द्वारा सभी लोगों ने उनको त्याग दिया और उनके लिए कैसे कैसे ताने और बोलियां बोली गई होंगी, कितना उनको समस्या उत्पन्न किया गया होगा लोगों के द्वारा, जिनको लगता है कि वो धर्म विरोधी काम कर रहे हैं। उस समय की सोसाइटी में उनके पूरी सोसाइटी के खिलाफ खड़ा होना, अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होना कितनी मुश्किल बात थी, लेकिन हमारे महापुरुषों ने भी ये सिद्ध करके दिखाया कि वो हार मानने वाले नहीं हैं और उनके इसी दृढ़ अच्छा शक्ति का परिणाम रहा कि ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें उस समय लागू हो पाई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में, ये देखिए एग्जाम में बहुत बार आया है, वीरे सिलिंगम पुत्तलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया था। ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा किसने दिया है, किसकी वजह से हुआ, तो ये है आपके वीरे सिलिंगम पुत्तलू। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, इसको याद रखिएगा, इन्होंने समर्थन दिया है। इसके बाद धीरे धीरे करके बंबई के युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा पुनर्विवाह का प्रचार करने का संकल्प लिया। पहले बंगाल में लागू हुआ, फिर वहां से धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल रहा है। उत्तर में आर्य समाज, देखिए आर्य समाज की स्थापना आप सभी को पता होगा कब हुआ है, और साथ ही आपने ये भी एग्जाम में कई बार आता है कि आर्य समाज की स्थापना भारत में किधर हुआ है, उत्तर में, पश्चिम में, मध्य में, दक्षिण में, तो उत्तर में हुआ है। याद रखिएगा, उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही विधवा विवाह का समर्थन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया है। 1875 में उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा, और उत्तर में किया है। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी, यानी कि इन्होंने नियम तो लागू करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम महिलाएं ही विधवा पुनर्विवाह कर पाती थी, और जो कर भी लेती थी आप सोच सकते हैं तब भी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। उनका जीवन जो है वो संघर्ष से भरा ही रहता था विधवा विवाह करने के बावजूद, यानी कि अगर दोबारा शादी कर भी लेती थी तो उनके परिवार वाले, सोसाइटी वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। उन्हें तब भी उन सभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था जो वो विधवा नहीं रहकर भी
मतलब करती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे महिलाओं का जीवन बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो विधवा है तो भी उनकी ज़िंदगी जानवरों से बदतर है, क्योंकि उनको जानवरों के घारे में रहना पड़ता था। किसी समारोह में भाग नहीं ले सकती, लोगों के सामने नहीं पढ़ सकती, उनको अच्छा भोजन नहीं मिलता था, अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, बाल वगैरह उनका सर से हटा दिया जाता था। इतनी खराब स्थिति होती थी और अगर शादी कर लिया तो भी उन्हें समाज और अपने परिवार से जीवन पर्यंत लड़ना ही पड़ता था। और ऐसी घटनाएं अभी भी कम हो रही, यानी कि बहुत कम लोग हिम्मत कर पा रहे हैं विधवा विवाह का, क्योंकि समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। नियम बना देने से चीज़ें नहीं हो जाती हैं, नियम तो बन गई लेकिन ये चीज़ें लागू नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी मानसिकता अभी भी इतनी गंदी थी कि हम ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बजाय हम उसके विरोध में कोई कमी नहीं छोड़ते, यानी कि विरोध में सारे लोग हैं। तो ये कह रहा है कि बहुत कम लोग ही कर पा रहे हैं, विधवाओं की संख्या बहुत कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे, यानी कि अगर किसी ने विवाह कर भी लिया तो उसको समाज, उसका परिवार उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। और साथ ही साथ ऐसे जो रूढ़िवादी तबके हैं इसका विरोध वो आखिरी दम तक करते रहे, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया इसका। आगे कह रहा, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि लड़कियों को ही शिक्षित कर देना चाहिए, वो जब अपने पैरों पे खड़े होंगे, उनके अंदर हिम्मत आएगा तो वो खुद लड़ेंगी और विरोध करेंगी तो आसान होंगी चीजें। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। देखिए, जब ये स्कूल खुले शुरुआती दौर में तो बहुत सारे लोग स्कूलों से भी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरना होता है या गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी, यानी कि लोगों का दिमाग इतना दूषित है कि वो स्कूलों को भी अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहे। उनको लग रहा है कि अगर स्कूल खुलेगा, लड़कियां पढ़ने जाएंगी तो घर का काम कौन करेंगी, फिर वो घर का काम छोड़ देंगी और फिर वो पढ़ना शुरू करेंगी। और अगर पढ़ना शुरू करेंगी तो ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक प्लेस से गुजरेंगी, और अगर सार्वजनिक प्लेस से गुजरेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी। ऐसे लोगों की मानसिकता है कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता है तो निश्चित तौर पे सोचिए कितना मुश्किल है। तो क्या ऐसी मानसिकता के साथ उस समय की सोसाइटी में लड़कियां स्कूल जा पाएंगी? उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख पर घर ही पढ़ाया जाता रहा। यानी कि ऐसी जब सोच है लोगों की तो वो कहाँ बाहर जाने देंगे महिलाओं को, और ऐसी स्थिति में उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। कुछ ही लड़कियां पढ़ पाई या महिला पढ़ पाई। कौन पढ़ पाई? जिनके पिता या पति उदार थे, जिनके पिता या पति उदार थे उन्हीं की पत्नी या बेटी पढ़ पाई, और वो भी घर पे पढ़ पाई। टीचर आके घर पे ही पढ़ाएंगे, उनकी देखरेख में पढ़ाएंगे, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। देखिए 19वीं सदी में स्थिति कितनी खराब है। स्कूल कॉलेज खुल गए लेकिन लड़कियों को कोई स्कूल कॉलेज नहीं भेज रहा है। थोड़ा बहुत जो लोग चाहते भी हैं कि उनकी बेटी उनकी पत्नी पढ़ ले, वो घर पे ही टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है। आगे कहिए, मतलब आगे कह रहा, कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। कई महिलाएं ऐसे भी थी जिन्होंने बिना किसी मदद के पढ़ना लिखना सीखा। सोचिए कैसे संभव हुआ होगा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा। इन्होंने रात में पढ़ा और दिए के टिमटिमाती लौ में, और वो भी चोरी छिपे, लोगों को बताया नहीं। अगर लोगों के नजर में आ जाता, लोग उनको पढ़ते हुए देख लेते तो उनको पढ़ने नहीं देते, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर पढ़ लेंगे तो जल्दी विधवा हो जाएंगी। इसके अलावा उनको लगता है कि पढ़ लेंगी तो घर के काम काज में इंटरेस्ट नहीं लेंगी। तो ऐसे लोगों की गंदी मानसिकता की वजह से वो छुप छुप करके रात में अकेले दिए के उजाले में पढ़ी हैं।
19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। देखिए 19वीं सदी का आखिरी टाइम आ गया धीरे धीरे करके, और फिर आर्य समाज ने पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी गईं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हो गया। उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाले, मतलब जो आपका धर्म और घरेलू साज संभालने के बारे में पढ़े, मतलब कि उनका जो पढ़ाई भी हो वो कैसा हो, घर परिवार से जुड़ा हुआ हो, कि कैसे वो घर के साज सज्जा को और बाकी चीज़ों को संभालेंगी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब महिलाओं के बारे में महिलाएं खुद लिखने लगी जो पढ़ी लिखी हैं। जैसे 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक है। निश्चित ही कई सारी महिलाएं जिनके पास पैसा है, पावर है और जो समझदार है, उन्होंने भी स्कूल खोलने का काम किया है। आगे देखिए क्या है जो आपको जानना है। आप देख ही रहे हैं आज की क्लास से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे समाज, हमारे यहाँ के लोगों की जो सोच है वो कितनी ज़्यादा विकृत हो चुकी है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत से लेकर के 20वीं शताब्दी तक आलोचक भी हैं और उनका मानना है कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को जो है निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। अब जो महिलाएं पढ़ लिख करके समझदार हो गई, ऐसी बहुत सारी महिलाओं ने आलोचनात्मक पुस्तकें, पत्रिकाएं लिखना शुरू कर दिया है समाज में पुरुषों के खिलाफ। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे हैं जो पूना में रही, अपने घर पर ही रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित किया जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखा और इसमें इन्होंने स्त्री और पुरुषों के बीच में जो समाज में असमानता है उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी किया कि ऐसा क्यों है आखिर। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। वहाँ जहाँ मतलब ससुराल वालों के हाथों से अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिसके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। इन्होंने विधवा आश्रम भी बनाया, ऐसे मतलब चीज़ें भी बनाई जिसमें जो महिला हैं जो अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, पीड़ित हैं, वो आके रह सकती थी और अपने लिए कुछ ऐसा काम सीख सकती थी जिससे उनका आगे का जीवन निर्वाह हो सके। देखिए ऐसे काम महिलाओं के द्वारा भी किए जा रहे हैं। जाहिर है कि इस सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा, यानी कि जब इन्होंने ऐसे काम किए तो निश्चित ही उससे क्या होगा, लोगों को अच्छा तो नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या खास बात है जो हमें देख लेनी है। देखिए यहाँ पे जो ताराबाई शिंदे ने लिखा है अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में, उसमें उन्होंने क्या लिखा है जरा उनकी बातों को भी देख लीजिए। क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें, यानी कि पुरुष से कह रही है, क्या औरतों को अपनी जिंदगी उतनी प्यारी नहीं है जितनी कि तुम्हें अपनी है। आगे कह रहा है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि मानो महिलाएं पुरुष से बिल्कुल अलग चीज से बनी हो, यानी कह रहा है ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे महिलाएं हाड़ मांस की नहीं बल्कि किसी और चीज की बनी हो। आगे कह रहा है मानो वे धूल या चट्टान या जंग लगे लोहे से बनी है, यानी कि उनके शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है।
और तुम व तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। ये कह रही है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिर क्यों है ऐसा कि जब महिला का पति मर जाता तो महिलाओं के शरीर का, उनकी चीजों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, उनकी भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं, आखिर क्यों। कह रहा है तो उसका क्या हश्र होता। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता। सबसे पहले तो नाई आएगा और महिला के बाल को ही छील देता है, यानी कि साफ कर देता है, जिससे उसका अपना श्रृंगार होता है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए, सिर्फ इसलिए कि जो आदमी लोग हैं उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा महसूस हो कि बहुत अच्छा हुआ, अब इनका जो है श्रृंगार का वो ही नहीं रहा। उसे शादी विवाह आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और इसके बाद उस महिला को ना तो शादी में भाग लेने का अधिकार है, ना विवाह में, ना ही आओ भगत यानी किसी भी शुभ समारोह और पार्टी में जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं वहां पे वो नहीं जा सकती। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है, और क्या वजह है, क्यों आपने ये पाबंदियां लगाई हैं उनके ऊपर, आप ये भी बताइए। क्योंकि उसका पति मर चुका है। क्या इसलिए कि उसका पति मर गया इसलिए वो अब बाल नहीं रख सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, वो पार्टी में नहीं जा सकती, वो शादी में नहीं जा सकती, किसी अन्य शुभ अवसर पे नहीं जा सकती, वह अभागी है। दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ये देखिए इन्होंने लिखा है कि कितनी खराब स्थिति है महिलाओं की। पहले तो बाल जो है साफ कर देते हैं, फिर उनसे कहीं भी आने जाने का, किसी समारोह में भाग लेने का अधिकार छीन लिया जाता और कहा जाता कि दुर्भाग्य उसके माथे पर लिखा है या खुदा है, वो अभागी है। देखिए आगे बढ़िए। लगता है कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारंपरिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजे को लेकर चिंतित हैं। यानी कि जो मुस्लिम वर्ग के पुरुष हैं, जो हिंदू वर्ग के पुरुष हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित हो जाएंगे, तो फिर उनका हुक्म कैसे चलेगा, उनके हिसाब से वो काम नहीं करेंगे, तो लोग चिंतित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। यानी कि कह रहे हैं कि जो महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, अब इन लोगों ने खुद जो है लोगों को, महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया, बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए जिससे कि उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित हों, उनके अंदर सामाजिक जागरूकता है और वो खुद गलत चीज़ों का विरोध करें। यहाँ तक कि ये आंदोलनों में भी अब हिस्सा लेने लगी है अंग्रेजों के खिलाफ। तो आप देख रहे हैं 1920 तक ये स्थिति आई है। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। 20वीं शताब्दी तक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा स्वतंत्रता और भी ज़्यादा समानता की बात करी है और इसके पक्षधर हैं। आगे कह रहा है, राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे आश्वासन भी दिया गया कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो सभी को वोट देने का अधिकार होगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेज नहीं चले जाते तब तक आप लोग मदद कीजिए अंग्रेजों को भगाने में, और जब अंग्रेज चले जाएंगे तो आप लोगों को भी राजनीति में वोट देने का और इस तरह की चीज़ें अधिकार दे दी जाएंगी। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। देखिए बाल विवाह के विरुद्ध क्या कानून बने, कैसे कानून बने। कह रहा है महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर जो हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह और स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में देखिए क्वेश्चन आया है, 1929 में विवाह मतलब बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया जिसको शारदा एक्ट कहा जाता है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, शारदा एक्ट। इस कानून के बारे में
वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुई जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुई थी। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की का शादी नहीं किया जा सकता। बाद में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः 21 साल से 18 साल भी कर दिया गया, यानी कि 21 साल लड़का और 18 साल लड़की, इतना उम्र बाद में कर दिया गया था। अभी तो ये और भी ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये 1929 में बाल विवाह विरोधी अधिनियम लाया गया, जिसको शारदा एक्ट कहा गया। लड़का 18 साल कम से कम, लड़की कम से कम 16 साल की होनी चाहिए। आगे यह 20वीं सदी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल के पहले ही कर दी जाती है, यानी कि अभी भी कहीं कहीं ऐसा है जहां 18 साल के पहले ही विवाह कर दिया जाता है। जाति और समाज, अभी तक तो आप लोगों ने देखा महिलाओं की स्थिति। आज की क्लास का मुद्दा ही है महिला, जाति और जो है समाज में अन्य सुधार। तो आपने महिलाओं की स्थिति के बारे में देखा कि क्या स्थिति है। अगर आप सोच लें और फील कर लें तो आपका दिल दहल जाए। ऐसी स्थिति आज से 200 साल पहले थी। अब हम बात करेंगे जातियों की स्थिति और समाज की क्या स्थिति थी आज से 200 साल पहले। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। इनमें से बहुत सारे सुधारक जातीय मतलब जो बराबरी के भी विरोधी हैं। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्त परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। ये देखिए क्वेश्चन आता है, परमहंस मंडली कब बनाई गई है? 1840 में बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है? जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जाति के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानून का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक, आदिवासी समुदाय और निचली जाति के बच्चों के लिए स्कूल खुलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपने रास्ते ढूंढने के लिए नया साधन मिलने लगे थे। आप देख रहे हैं कि सभी लोग, लगभग जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, सभी लोग जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अभी समस्याएं दूर हों और समाज में समानता आए। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो अब शहरों में जा रहे हैं नई नई नौकरियों की तलाश में। चूंकि कारखाने बन रहे हैं, कारखानों में मजदूरों की जरूरत है, तो ये लोग मजदूरी करने के लिए कारखानों में भी जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे जाति के लोग एक साथ काम करेंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ भी परिवर्तन आएगा। में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जा रही थी या जाने लगी, सड़कें बिछाई जाने लगी, इमारतों का निर्माण होता था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियां, मतलब जो कुलियां होती सामान ढोने वाले, खुदाई करने वालों, बोझ ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, गलियां साफ करने वालों, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आए? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। यानी कि इस तरह से आप देख रहे हैं कि नए नए शहर बन रहे हैं तो नए नए तरह की नौकरियों का ज़रूरत हो रहा है या लोगों की डिमांड हो रही है। और ये डिमांड कहाँ से पूरा होगा? तो जो आपके गांव हैं, जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ से लोग इन नौकरियों में काम करने के लिए जाएंगे और काम करेंगे। आगे कह रहा, शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। यानी कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो इंडिया के भिन्न क्षेत्रों में तो जा ही रहे हैं, इंडिया के बाहर विदेशों में भी मजदूरी करने जा रहे हैं और वहाँ पर भी इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। लेकिन फिर भी वो गांव के जमींदारों, साहूकार और महाजनों के मतलब परेशानियों से, प्रताड़ना से बाहर निकलना चाह रहे हैं, मुक्त होना चाह रहे हैं और यहाँ से वो निकल करके विदेश भी चले गए। लेकिन तब भी वहाँ पे भी समस्याएं हैं। महाजन और साहूकार तो नहीं है, लेकिन अंग्रेज और दूसरे बागान मालिक हैं जो फिर वहाँ पे इनको कैद करके रखेंगे और इनके साथ गलत व्यवहार करेंगे।
जूता कौन बना सकता है? चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नजर से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़े के काम के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूता तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ हुआ। यानी कि जूता बनाने का काम कुछ ही लोग करते थे और उनको निकृष्ट नजर से देखा जाता था, इसीलिए बहुत कम लोग ही जूता बनाने का काम करते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान जब जूते का ज्यादा मांग हुआ, संख्या कम थी, बनाने वाले कम थे, डिमांड ज्यादा था, तो इनको फायदा हुआ था। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों को जरूरत, मतलब जो सेना की जरूरत है वो बढ़ रही है। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। यानी कि जो अम्बेडकर हैं, इनके पिता जो है सैनिक स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कि एक महार जाति के हैं, जिसे अछूत माना जाता है। और बहुत सारे लोग ने मतलब जो है सेना में भी भर्ती हुए महार, जिसे महार रेजिमेंट भी कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये सेना में भर्ती तो हो गए, लेकिन इनके रेजिमेंट का नाम ही महार है। और ये एक अछूत जाति है जिनको समाज में अच्छा सम्मान नहीं मिलता है, कक्षा में जगह नहीं। ये देखिए अम्बेडकर जी के बारे में आपने देखा ही कि अम्बेडकर का जो जीवन है वो काफी ज्यादा संघर्ष से भरा रहा रीजन था उनका निम्न जाति का होना। यहाँ पे कह रहा है कि जो मतलब इनकी स्कूल है, स्कूल में कक्षा में जगह नहीं है, और अगर जगह नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कितनी समस्या है, कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिनियम के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें। यानी कि अगर वो कमरे में जाते तो कमरा दूषित हो जाता, इसीलिए बड़े विरोध के बाद उन्हें बरामदे में बैठ करके जो मतलब टीचर हैं उनकी बात सुनने का इजाज़त मिल गया, अन्यथा उनको स्कूल में दाखिल होने का ही परमिशन नहीं था। बहुत विरोध के बाद जा करके उन्हें थोड़ा बहुत परमिशन मिला। तो यहाँ पे कह रहा है कि कल्पना करो कि आपको बरामदे में बैठकर पढ़ना हो तो आपको क्या समस्याएं होंगी, आपको कैसा लगेगा, तो निश्चित ही अच्छा नहीं लगेगा। इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद तो आजकल बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर इतना संघर्ष हो जाता तो क्या होता, आप सभी लोग समझ सकते हैं। समानता और न्याय की मांग। अब बात आई समानता और न्याय की मांग की। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। अब बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं और सभी लोग ब्राह्मण व्यवस्था का जो विरोध कर रहे हैं, असमानता का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और इस तरह की चीजें बढ़ गई हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ के चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ इझवा, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता के आदर्श रखे। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन, ये देखिए कथन जो है ये नेट के एग्जाम में आया था, ये IAS और PCS में भी आएगा। और जाति और मातम और दैव मनुष्य, इसका मतलब है मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। यानी इनके हिसाब से मानवता का एक जाति होना चाहिए, एक ईश्वर होना चाहिए और एक धर्म होना चाहिए। इनके हिसाब से भविष्य में ऐसा होगा जब मानवता का केवल एक जाति होगा, एक धर्म होगा और एक ईश्वर होगा। ये किसका नारा है, तो ये है नारायण गुरु का। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है। इन सभी पंथों की स्थापना जैसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण, ऐसे लोगों ने इसकी स्थापना की है जो गैर ब्राह्मण जाति से थे। ये जो संगठन बनाए जा रहे हैं कौन कर रहे हैं, गैर जाति वाले, मतलब जो गैर ब्राह्मण की जाति के हैं।
और उनके बीच ही काम करते हैं। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों को अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों के स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। जो अधीनस्थ जातियां हैं उनमें स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया, क्योंकि निम्न जातियों को ये एहसास दिलाया जाता था कि वो धरती पर आए ही हैं शोषित होने के लिए। उनको मतलब ईश्वर ने भेजा ही है शोषण मतलब अपना करवाने के लिए, या कहिए कि उच्च वर्ण के द्वारा शोषण करने के लिए। नेक्स्ट देखिए गुलामगिरी। ये क्वेश्चन आता है कि गुलामगिरी किसने लिखा है। आपके ज्योतिबा राव फूले ने एक पुस्तक भी लिखी है। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा राव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिबा राव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई। बड़े होकर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में और विचार व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण कहते कि हम आर्य हैं और आर्य होने की वजह से हम और लोगों से श्रेष्ठ हैं। ज्योतिबा राव फूले ने इस बात का घोर विरोध किया कि ये सही नहीं है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। अगर आप आर्य हो तो क्या हो, आप विदेशी हो जो महाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले जो यहाँ रहते थे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्य अपने प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ज्योतिबा राव फूले ने कहा कि आप कहते हो कि हम आर्य हैं और आर्य जो है वो श्रेष्ठ हैं। अगर ऐसा है तो आर्य विदेशी थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम बना के यहाँ के चीजों पर अपना कब्जा जमाया था और यहाँ के लोगों को निम्न कुल का बता दिया था। तो अगर ऐसा है तो आपका यहाँ के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। चूंकि आप विदेशी हैं यहाँ की संपत्ति पर, तो यहाँ के निम्न वर्ग के लोगों का अधिकार होना चाहिए जो कि मेन मालिक है यहाँ के। आगे देखिए कह रहा है, फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र, श्रमिक जातियां और अतिशूद्र यानी कि अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। देखिए क्वेश्चन आता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया। ज्योतिबा राव फूले ने। किस लिए? जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाने के लिए किया है। और ये जाति प्रथा के बहुत ही घोर आलोचक हैं, ये चीज याद रखिएगा। मैं यहाँ और तुम वहाँ, मैं यहाँ और तुम वहाँ। कह रहा है फूले उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवादी विरोधी राष्ट्रवाद के लिए भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान देशभक्त बन घूम रहे हैं। हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम उच्च नीच के बीच में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद कर दे, एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी और मैं यहाँ और तुम वहाँ। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि लोगों को अपने अंदर जो असमानता उसको हटा करके आपस में मिलजुल करके काम करना चाहिए, तभी देश की तरक्की होगी। अगर इस असमानता के भाव को आप दूर नहीं कर पा रहे और एकजुट नहीं हो पाएंगे तो अंग्रेजों की जाने के बाद भी फिर वही हो जाएगा, मैं यहाँ और तुम वहाँ। यानी कि एकता नहीं होगा और एकजुटता नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। 1873 में ज्योतिबा मतलब फूले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी जिसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिका गृह युद्ध हो चुका था। इसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इनकी जो गुलामगिरी ही अमेरिका के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए काम किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, गुलामगिरी अमेरिका के गुलामों की मुक्ति दिलाने से जुड़ा हुआ है, किया है। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमान पूर्वक हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिमी भारत में डॉक्टर अंबेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायर, याद रखिएगा दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायर हैं और आपके पश्चिम में B.R. अम्बेडकर हैं।
आप देख रहे हैं उत्तर में आपके फूले हैं, ये सभी लोग इस तरह की चीजों का विरोध कर रहे हैं। ये महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चल रहा था आंदोलन, याद रखिएगा सभी लोग क्या हैं, दलित नेता हैं। मंदिरों में कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने का इजाजत नहीं था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। यानी कि शुरू से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना किया था। हालांकि इन्होंने जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली और अमेरिका चले गए, लेकिन वहां से वापस आने के बाद भी समाज की स्थिति वही थी और इन्होंने इस पर बहुत सारी बातों को लिखा, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं लिखी, संगठन बनाया। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जात के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि देख रहे हैं आप, इनको आंदोलन चलाना पड़ रहा है और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि दलित भी मंदिर के तालाब का पानी यूज करें, मंदिर में प्रवेश करें। 1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। वो दुनिया को दिखाना चाह रहे, देश को दिखाना चाह रहे कि जाति को लेकर लोगों का जो पूर्वाग्रह है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना ज़्यादा भयानक है। लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर के जलाशय का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। यानी कि ये कौन चला रहे हैं? ऐसे गैर ब्राह्मण लोग चला रहे हैं जो पढ़ चुके हैं, जिनके पास पैसा आ गया है, जिनके पास जागरूकता आ गई है, जिनका प्रभाव बढ़ चुका, उन लोगों ने ऐसे आंदोलन चलाए हैं। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी यानी कि देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध A.V. रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित किए गए एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा। यानी कि जो पेरियार हैं ये देख रहे हैं कि हर जगह जो है उनको काट दिया जाता है। पार्टी में भी अछूतों के लिए अलग खाने की व्यवस्था है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए अलग खाने की व्यवस्था है। यानी कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और ये इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। उन्हें लगा कि जो अछूत है उन्हें खुद आवाज़ उठाना होगा लोगों के खिलाफ और अपने लिए खुद उन्हें स्वाभिमान अपने अंदर लाना होगा और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए सोचना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ये देखिए क्वेश्चन आया कि स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया है? पेरियार ने चलाया है। उनका कहना है कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, उन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना है कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों में कहा गया कि ईश्वर ने ही इस तरह से बनाया है और अछूतों को अछूत बनाया है, तो उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की जो धार्मिक ग्रंथ अगर ऐसी चीजें लिखी हैं तो उसको हमें मानने से इनकार कर देना चाहिए। हमें ऐसे धर्म को ही मानने से इनकार कर देना चाहिए जिसमें इंसान को अछूत कहा गया हो और लोग उसको बढ़ावा देते हो। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक हैं, खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता मनुस्मृति, भागवत गीता और रामायण वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये ऐसे पुस्तकों का कटु आलोचना करते हैं जिसका सहारा लेकर के जो ब्राह्मण हैं वो महिलाओं को पुरुषों से निम्न मानते हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं इनको मानते हैं कि ये जो है इनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और उनके सारे अधिकार छीन लेते हैं। ये उन सभी धार्मिक ग्रंथों का विरोध करते हैं जहाँ से जेंडर विरोधी और समाज में वर्ण विरोधी बातें की जाती हैं।
आगे कह रहा है ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय लोगों के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। अब जो पलटवार करेंगे वो कौन करेंगे? जो रूढ़िवादी हिंदू हैं उन्होंने भी अपने संगठन बना लिए और ऐसी चीजों का विरोध करने लगे। एक तरफ निम्न जाति के लोग हैं जो उच्च बढ़ के लोगों का विरोध कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो धर्मों का यूज करके, मतलब धार्मिक ग्रंथों का यूज करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ जो लोग हैं मध्यम वर्गीय वो इस बात को सोच रहे हैं कि ये बात सही है, लेकिन जो रूढ़िवादी हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं अपना संगठन बना के। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच की जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते हैं कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। यानी कि एक तरफ निम्न वर्ग के लोग हैं जो उन्हीं ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं ये ग्रंथ अच्छे नहीं है, जिसमें जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की क्षमता को कम आंका जा रहा है। दूसरी तरफ जो रूढ़िवादी हैं वो उन्हीं धार्मिक ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, यानी कि ये सही है और ये लागू होना चाहिए। और ये जो समस्या है ये आज़ादी तक बनी रही और आज़ादी के बाद आज भी ये समस्या बनी हुई है, जहाँ पे पुरुषों से महिलाओं को कम आंका जाता है, जहाँ पे उच्च वर्ग के लोगों से निम्न वर्ग के लोगों को कम सम्मान, कम जो है क्षमता का माना जाता है। ऐसी चीज़ें देखिए आज से 200 साल पहले से लेकर के आज भी बनी हुई। 200 साल पहले ये अपनी पराकाष्ठा पे थी, तब से कम होते होते ये कुछ कम हुई हैं, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें समाज में व्याप्त है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या बातें हैं। सुधारों के लिए संगठित होना, सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्म समाज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है ब्रह्म समाज में, क्या बातें की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे 30 कह रहा है, गलत है। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध था और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। उसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं व परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज के विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। तो ये प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है पीटी और मेंस के लिए। देखिए कब स्थापना हुआ, 28 में हुआ है, और क्या क्या चीज का विरोध कर रहे हैं ये एग्जाम में आता है। तो सभी प्रकार की मूर्ति पूजा का विरोध किया है ब्रह्म समाज ने, बलि प्रथा का विरोध किया ब्रह्म समाज ने, सती प्रथा का विरोध किया है, बाल विवाह का विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया है, पर्दा प्रथा का विरोध किया है। इसके अलावा ये उपनिषदों को मानते हैं लेकिन वेदों को नहीं मानते, ब्राह्मणों को पुरोहित के रूप में नहीं मानते, और जो है देखिए जितनी परंपराएं हैं, जो धार्मिक प्रथाएं हैं, इसकी भी आलोचना करते हैं। ब्रह्म समाज में विभिन्न धर्मों के आदर्शों को, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या की गई है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर इन्होंने प्रकाश डालने का काम किया है, याद रखिएगा। दूसरा जो आपका संगठन है ये है आपका डेरोजियो एवं यंग बंगाल। डेरोजियो ने, जो हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों में आमूलचूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। ये देखिए क्वेश्चन आता है कि कब ये शुरू हुआ है, 1920 के दशक में शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है? बेबी डेरोजियो ने किया। क्या नाम है? यंग बंगाल आंदोलन। क्या है ये? कलकत्ता के अध्यापक है। इन्होंने अपने विद्यार्थियों को जो है जागरूक करने का कोशिश किया और जो तमाम तरह की गलत चीजें उसके विरोध इन्होंने लोगों को समझाया। इन्होंने, इनके जो मतलब आंदोलन है काफी रेडिकल है। विद्यार्थियों ने बहुत ही शानदार तरीके से विरोध किया, रीति रिवाजों का, महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करी और महिलाओं को एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए, ऐसी बात किया। अगले हैं रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 में किया था, आपके विवेकानंद ने किया है। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। ये जो है आपका
समाज सेवा पे ध्यान देता है। मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? समाज की सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 के बीच इनका जीवन है। जिनका मूल नाम क्या है, ये भी एग्जाम में आया है, नरेंद्र नाथ दत्त है। उन्हें श्री रामकृष्ण के सरल शिक्षाओं को अपनी प्रभावशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में वो कहाँ गए थे? शिकागो के विश्व धर्म संसद में गए थे, जहाँ पे लोगों ने उनको सुना। बाद में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने देखिए क्या लिखा, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ये कह रहे इतना विद्वान राष्ट्र है और हम यहाँ पे धर्म प्रचारक भेजते हैं, हम कितने मूर्ख हैं। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। उन्हें भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है उस पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। ये वाकई में आज भी युवाओं के प्रिय है। ये युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। देखिए अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ? 1867 में। आर्य समाज 1875 में। प्रार्थना समाज बंबई में स्थापित हुआ था। जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह का उन्मूलन करने का प्रयास किया। क्या कर रहा है? ये दोनों बातें याद रखिएगा। साथ ही आप देखेंगे प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज, ये देखिए मद्रास चेन्नई में 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्राह्मण समाज मतलब जो ब्रह्म समाज है उसी से प्रेरित है। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने, विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के काम किए। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अविश्वासों, अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। देखिए जो गलत है उसका सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। कॉमन है सब में कि सभी लोग उन सभी गलत चीजों का विरोध कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो ये रटने वाली बात नहीं है। जितने भी महत्वपूर्ण चीजें जो नहीं होना चाहिए वो सभी संगठन उसका विरोध कर रहे हैं। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनेगा, को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह मुसलमानों को पश्चिम विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ विषयों के आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। ये क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने। कब हुआ स्थापना? 1875 में। किस नाम से जाना गया आगे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। क्यों लाया गया था? तो मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान और इन सारी चीजों से परिचित कराने के लिए, साथ ही उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए। सिंह सभा आंदोलन, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू की गई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं में सिख धर्म को अविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसमें वो गैर सिख समझी जाती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी बढ़ावा दिया जाता। यानी कि सिख धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया और साथ ही आधुनिक ज्ञान को भी बढ़ावा दिया गया। काले गुलाम और गोरे मालिक, देख लेते हैं गोरे बागान मालिक। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था? क्या आप जानते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी?
17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और वहां से गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। ये देखिए, अफ्रीका के काले लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, अमेरिका में गोरे बागान मालिकों को बेच देते हैं। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता है जो ज्यादातर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पाँव फटने से लेकर देर रात तक, यानी कि सुबह हुआ नहीं तब से लेकर देर रात तक काम करते थे। सभी सही ढंग से काम ना करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़े से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे कि सही से काम नहीं कर रहे हो। इस नाम पे उनका बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता था। स्वायत्त और अस्वायत्त सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इस क्रम में उन्होंने 1776 में अमेरिकी क्रांति की भावनाओं को हवाला देते हुए आह्वान किया, अमेरिकी वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती। गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत प्रबल भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्हें लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश हो। देखिए यहाँ पे दिया कितना अच्छा है, धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो, ऐसा सरकार बने। ये कौन कह रहे हैं? अब्राहम लिंकन कह रहे हैं, जो कि अमेरिका में दासता प्रथा के बहुत ही घोर विरोधी थे और इन्होंने दासता प्रथा को या दास प्रथा को समाप्त किया था। आगे देखिए, आगे निम्नलिखित लोगों ने किस सामाजिक विचारों का समर्थन किया, प्रसार किया। बहुत ही शानदार है बच्चों, जरूर लिखिएगा कि राजा राम मोहन राय के कौन से सामाजिक विचार है जिसका मतलब समर्थन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। वीर सिलिंगम, ज्योतिबा राव फूले, पंडित रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी लोग महान विभूतियां हैं आपके देश की। इनके बारे में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लिखेंगे तो निश्चित ही आपका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे और लिखने में भी आपको कभी असुविधा महसूस नहीं होगा। जब भी आप कोई भी एग्जाम देंगे तो प्री मेंस दोनों की तैयारी होगी। निम्नलिखित में सही गलत बताएं। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में नए कानून बनाए थे। सही है। समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था, नहीं उसी का हवाला देते थे। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिला, नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने समर्थन नहीं किया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आपका पहला चौथा सही है, बाकी सही नहीं है। बाकी आपके सामने प्रश्न है, इनका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद इनका आंसर राइटिंग जरूर कीजिएगा। आप लोग उत्तर नहीं लिख रहे हैं बच्चों, उत्तर जरूर लिखिए। उत्तर लिखने से ही आपका मानसिक विकास होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। एग्जाम में आपको असुविधा नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जरूर लिखिएगा। प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छे हैं। एक जागरूक प्राणी होने के नाते भी और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते भी आप लोगों को ये सारे प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। और उम्मीद है कि आज की क्लास देखने के बाद आप लोगों को ये प्रश्न सॉल्व करने में समस्या नहीं होगा और कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ और ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें और साथ ही शेयर भी करें, आंसर राइटिंग जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।